Uh, Good morning, students. Let's start the today's class. आज जो है हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन। आपका सिलेबस देखिए, मैं आपको शो कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, कल हमने पढ़ा था जनरल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इक्वलिटी साइन। तो कल हमने एक इक्वलिटी इनइक्वलिटी साइंस के साथ हमने एक लीनियर प्रोग्रामिंग का मॉडल एक जनरेट किया था। ठीक। अब अगला आपका टॉपिक है डेफिनेशंस ग्राफिकल सॉल्यूशंस मेथड सर्च अप्रोच। हमें इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ना है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि ग्राफिकल सॉल्यूशन होता क्या है। तो द ग्राफिकल प्रोसीजर इंक्लूड्स टू स्टेप्स। द ग्राफिकल प्रोसीजर इंक्लूड्स टू स्टेप्स एंड व्हिच आर these two steps. The first one is determination of the feasible solution space. पहला आपको जो feasible solution space है, यहाँ स्पेस का मतलब रीजन से है, एक ऐसा एरिया निकालना है आपको जिसमें आपको feasible solution हो, वो निकालना है। देन determination of the optimum solution from among all the feasible points in the solution space. उसके बाद जो उस feasible रीजन में जो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे वो हम निकालेंगे। तो द प्रोसीजर यूजेस टू एग्जांपल टू शो हाउ मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन हैंडल्ड। तो हम यहाँ पर दो एग्जांपल करेंगे, एक मैक्सिमाइजेशन केस का होगा और एक मिनिमाइजेशन केस का। मैक्सिमाइजेशन केस में कैसे हैंडल करेंगे और मिनिमाइजेशन केस में ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है, केवल साइन चेंज हो Good जाते morning, हैं। sir. गुड मॉर्निंग स्टार। तो अब देखिए कि Sir, हम इसको your कैसे voice is not audible. लेट्स चेक just a minute. uh, Now my voice is coming. My voice is coming now. Am I audible, Aman? Am I audible to Yes, you? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Ishita, I think you have some issues in your device. That's why you are not getting my voice. Okay, it could be a possibility of network issue. uh, Ista is writing that he's not getting my voice, so I'm writing Ishita, I think you have poor नेटवर्क। सर आप आ गई आवाज। अरे चलिए, ठीक ठीक, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द ग्राफिकल सॉल्यूशन। एक तो पहली बात, आपका सिलेबस जिसने डिजाइन किया है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाली हैं जो मेरे ख्याल से बस उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है। जैसे आपका जो सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन में जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, फॉर्मुलेशन एंड ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है डेफिनेशंस ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड सर्च अप्रोच। ये तो ये यहाँ पर इसमें क्या है कि फॉर्मुलेशन और ग्राफिकल फॉर्मुलेशन करके उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर हमको ग्राफिकल मेथड को डिफाइन करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो इनमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो हम पहला तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम दूसरा कर रहे हैं कि ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस। ये मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, जो हमारे पास ग्राफ बनेगा उसमें हमें फिजिबल रीजन निकालना है। हमें फिजिबल रीजन निकालना है। फिजिबल रीजन निकालने के बाद एक्चुअली जब फिजिबल रीजन निकलता है तो उसमें कई एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं। उस फिजिबल रीजन में कई एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं। उन पॉइंट्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब उस पॉइंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसको क्या होते हैं हमारे वो वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल, जो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज होती हैं, और वही हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए कुछ आंसर देते हैं। वो हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन का आंसर देते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है
और उसको सॉल्व किया है। इसके बाद फिर हमने उसका एक्सप्लेनेशन किया है। अब यहाँ पर देखिए, दिस एग्जाम्पल सॉल्व द रेडी मिक्स मॉडल ऑफ एग्जाम्पल। तो ये मॉडल है, एक कंपनी है रेडीमिक्स। अब उसके लिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम देख लीजिए कहाँ, यहाँ पर क्या है। पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस। सबसे पहले हम फिजिबल स्पेस को निकालेंगे। वी विल आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन। तो फर्स्ट वी अकाउंट फॉर द नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा लेवल अप है, जो पहले मैंने बताया था आपको ग्राफिकल में, उससे थोड़ा सा लेवल में अप कर रहा हूँ, बिकॉज हियर देयर इज नो एनी प्रॉपर क्वेश्चन। यहाँ पर कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, हम बीच में ही इसको कहीं से एक एग्जाम्पल ले लेंगे और उसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए हम पहले लिख रहे हैं फर्स्ट वी अकाउंट फॉर द नॉन नेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। मैंने आपको कल भी बताया था और उसके पहले भी बता रहा था कि जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन या सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उनमें जो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स या जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। द वैल्यू शुड नॉट बी नेगेटिव। ठीक है ना। तो जैसे हम x1 x2 x3 कल हमने निकाला था, वो s1 s2 जो सिलेक्ट वेरिएबल थे, ये सारी की सारी वैल्यूज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए हमने क्या ले लिया है, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ये मान लीजिए कि हमारे पास दो डिसीजन वेरिएबल है। अब हम एक फिगर देख रहे हैं, लेट अस अ डायग्राम हियर। हम यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, ये है हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है ना। इसमें कौन कौन से, इसमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। पहली इक्वेशन है 6x1 + 4x2 लेस देन इक्वल टू 24। सेकंड है x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 6 एंड थर्ड है -x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 1 एंड x2 लेस देन इक्वल टू 2। फिर ये नीचे नॉन नेगेटिव कांस्टेंट दिए हैं, x1 एंड x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पर दिया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इन फिगर 2.1 द हॉरिजॉन्टल एक्सिस x1 and the vertical axis x2 represent the exterior and interior point variables respectively। अब यहाँ पर देखिए, जो इस डायग्राम में देखें, अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड होता है आप समझ जाएंगे। ये जो हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, ये जो x एक्सिस है हमने उसमें लिया है x1 को, ये मैंने सेलेक्ट किया। ठीक, ये है हमारा x x1 किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मैं आपको एक प्रॉपर ग्राफ बना करके दिखाता हूँ वर्ड में, कि हमारे पास जो ग्राफ बनता है उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। उसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं और उसमें सिर्फ किसमें किसकी वैल्यू कैसी कैसी होती है। ये रहा हमारे पास एक वर्टिकल एक्सिस और ये रही मैंने खींची एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जो ये वाला जो आपका राइट अपर है, जो राइट अपर है वो आता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो आपका आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां पर जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं प्लस, कोई भी वैल्यू होगी वो होगी प्लस प्लस, मतलब कि एक्स एक्सिस में भी प्लस की वैल्यू होगी और जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें भी प्लस की वैल्यू। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है हम उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस होती है हम उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो राइट साइड में एक्स एक्सिस का एरिया प्लस और अपर साइड में वाई एक्सिस का एरिया प्लस। तो जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा वो हो जाएगा प्लस प्लस, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो हो जाएगा प्लस प्लस। मैंने यहाँ पर 2 प्लस के साइन बना दिए। अब जब जस्ट इसके अपोजिट जाएंगे, मतलब कि लेफ्ट अपर पार्ट, जो लेफ्ट अपर पार्ट है इसमें जो एक्स एक्सिस का एरिया है वो होता है नेगेटिव, जो एक्स एक्सिस का एरिया होता है वो होता है नेगेटिव। तो हम यहाँ पर एक साइन बना देते हैं नेगेटिव का, और जो वाई साइड अपर साइड का एरिया होता है वो होता है पॉजिटिव, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो इस साइड जो वैल्यूज आएंगी वो माइनस और प्लस की आएंगी, वो माइनस और प्लस की आएंगी। फिर इसी तरह से जो थर्ड क्वाड्रेंट है, मतलब कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर, जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये वाला एरिया है वो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। जहाँ प्लस प्लस है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, जहाँ माइनस प्लस है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये वाला आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर x की वैल्यू भी माइनस होती है
और y की वैल्यू भी माइनस होती है। यहाँ पर x की वैल्यू भी माइनस और y की वैल्यू भी माइनस। ठीक, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमें दोनों वैल्यू माइनस की होंगी, चाहे x की हो चाहे y की। यहाँ पर और x और y दोनों की वैल्यू माइनस में होगी। ठीक, अब हम यहाँ पर जो x और y ले रहे हैं तो हम यहाँ चाहे x1 x2 लिख देंगे। हम जब ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वेरिएबल होंगे हम उसके हिसाब से x1 और x2 लिख देंगे। यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी वो होंगी प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो हम कौन सा क्वाड्रेंट ले रहे हैं? हम ग्राफिकल मेथड में हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे। हम ग्राफिकल मेथड में हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास चाहे एक्स एक्सिस की वैल्यू हो चाहे वाई एक्सिस की वैल्यू हो, तो हम दोनों हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर फिगर में क्या लिखा है देखिए, इन फिगर 2.1 द हॉरिजॉन्टल एक्सिस x1 and the vertical axis x2 represents the exterior and interior points variable respectively। ये जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। जो हमारे पास ये एरिया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएंगे। किस तरफ? लेफ्ट साइड में और लोअर साइड में। हम किस तरफ? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके इस एरिया में बढ़ेंगे, क्योंकि इस तरफ सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, इस तरफ सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अगर हम इसके नीचे या लेफ्ट साइड में चले जाएंगे तो फिर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएंगे। अब जो ये लाइनें बनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैं इतना पार्ट जो है डबल करके उसको थिक कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये इतना पार्ट आपका, ये यहां से लेकर के इतना पार्ट, ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये हम इसको लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक चीज और याद रखिए, जो एक्स एक्सिस में ये वैल्यू है, जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कहां तक? इस पॉइंट तक, जो मैंने कर्सर रखा है बीच में, यहाँ का मतलब है कि ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। कोऑर्डिनेट का मतलब इस पॉइंट पर x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0। बाकी जब यहाँ वहां बढ़ेंगे तो x और y की वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी। जो y एक्सिस होता है इसमें हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। अगर हम इस लाइन में ऊपर की तरफ कहीं भी बढ़ेंगे तो x की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली जो x एक्सिस है, तो x एक्सिस में जब हम दाईं ओर कहीं बढ़ेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये पॉइंट पर हमारे एक्सट्रीम और इंटीरियर पॉइंट होगा। एक्सट्रीम, एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट मतलब कि क्या होगा कि ये हमारे सबसे किनारे वाले पॉइंट होंगे। अगर हम इससे बाहर जाएंगे तो हमारी वो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये हमारे पास एक्सटीरियर और इंटीरियर वो पॉइंट हैं जिनके बाहर हम नहीं जा सकते। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इन फिगर 2.1 द हॉरिजॉन्टल एक्सिस x1 एंड द वर्टिकल एक्सिस x2 रिप्रेजेंट्स द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर पॉइंट वेरिएबल्स रिस्पेक्टिवली। इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ thus the non negativity of the variables restrict the solution space area to the first quadrant that lies above the x axis and the right of the x2 axis। अब जो नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट है कौन सा? एक तो ये वाला देखिए, x2 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो ये कंडीशन होगी और एक और है x1 इज ग्रेटर देन 0। x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक ये कंडीशन है। ये क्या कह रहे हैं कि ये हमेशा इसी जगह पर रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या दें? द नॉन नेगेटिविटी ऑफ द वेरिएबल्स रिस्ट्रिक्ट द सॉल्यूशन स्पेस एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस कंडीशन की वजह से, जो मैं ये कंडीशन दिखा रहा हूं, कौन सी? ये क्या x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस कंडीशन की वजह से सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि इसी क्वाड्रेंट में ही रहेगा। मतलब कि x1 और x2 की जो भी वैल्यू आएंगी वो हमेशा इसी क्वाड्रेंट में रहेंगी। ठीक, आगे देखते हैं। लेट अस सी
टू अकाउंट फॉर द रिमेनिंग 4 कांस्टेंट फर्स्ट रिप्लेस ईच इनइक्वालिटी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इनइक्वालिटीज दी हैं हम उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, विद एन इक्वेशन, एंड देन ग्राफ द रिजल्टिंग स्ट्रेट लाइन बाय लोकेटिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जो हमारे पास इनइक्वालिटीज दी होंगी हम उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। जो अब देखिए, जो हमारे पास ये इक्वेशंस दी होते हैं इनमें कौन सा रिलेशनशिप है, लीनियर। जब मैं आपको फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था तो मैंने बताया था कि इसमें आपका कौन सा फीचर आएगा, लीनियरिटी का। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, मान लीजिए आपकी पास कोई इक्वेशन है, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 3x, तो इसमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा, इसमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा। जब केवल सिंगल पावर होती है तभी आपका होगा। और इसमें एक चीज तो और बता दें, एक चीज और होती है कि इसमें प्रोपोर्शनलिटी होती है। प्रोपोर्शनलिटी क्या, कि अगर एक वेरिएबल में जितना चेंज होता है उसी रेशियो में दूसरे में भी चेंज होता है, तभी लीनियर रिलेशनशिप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी हमने बताया था जो। अब यहाँ पर देखिए, हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास बाकी के 4 कांस्टेंट्स हैं हम उनको क्या करेंगे, हम उनको कन्वर्ट कर देंगे इक्वेशंस में। कैसे, यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास 4 हैं, कौन कौन से, 6x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 24, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6, माइनस x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 एंड x2 इज लेस देन इक्वल टू 2। इन सबको हम क्या करेंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, हम इक्वेशन में, मतलब कि इक्वलिटी में। मैं यहां पर ये सारे इक्वेशंस लिख लेता हूं क्योंकि मुझे यहां पर इनको सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन है 6x1 प्लस 4x2, 6x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 24। ये मेरे पास पहला आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6। तो ये हो गया x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6। तीसरा, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हम हमेशा जानते हैं। तीसरा है माइनस x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1। द थर्ड वन इज माइनस x1 प्लस x2 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये इक्वल टू लग गया है, इसको हटा देंगे, माइनस। ठीक, ये क्या हो रहा है, मैं इसको नीचे वाले में देख लेता हूँ, शायद इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। ऑलरेडी इक्वल टू ले रहा है, दिस इज नॉट। अच्छा, ये चीज एक्सेल में क्यों आती है आपको पता है, कि जब हम कभी कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है। इसका मतलब कि उस सेल में कोई फॉर्मूला पहले से अप्लाई किया गया है, उस सेल में कोई फॉर्मूला पहले से अप्लाई किया गया है, इस वजह से वो वहां पर वो वैल्यू दिखा रहा है। ठीक, ये यहां पर नहीं ले रहा, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं, माइनस x1 इसको ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं, विद इन द ब्रैकेट माइनस x1 फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस x2। अब देखिए, मुझे इसको लिखने के लिए दूसरे तरीके से इसको लिखना पड़ रहा है, लेस देन इक्वल टू 1। ये हमारे पास तीसरा कांस्टेंट है। चौथा कांस्टेंट क्या है, x2 इज लेस देन इक्वल टू 2
x2 इज लेस देन इक्वल टू 2। याद रखिएगा, आज मैं बहुत इसको हिसाब से बताऊंगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। ये हमारे पास 4 रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जिनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, या जिनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स। अब देखिए, लेट अस सी यहाँ पर अब अगला क्या स्टेप है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर रिप्लेसिंग 6x1 plus 4x2 लेस देन इक्वल टू 24 विद द स्ट्रेट लाइन 6x1 plus 4x2 इक्वल टू 24। यहाँ पर देखिए, जो मैंने पहला इक्वेशन लिया है उसको हम इक्वल टू में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैंने जो पहला इक्वेशन था मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, और इसको मैं जब इक्वलिटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो जो इसका इनइक्वलिटी साइन है लेस देन, ये हटा दूंगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब मेरे पास है 6x1 plus 4x2 इक्वल टू 24। याद रखिएगा, इसका कोई भी अपने पास सोल्यूशन नहीं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट का वो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट x1 इक्वल टू 0, लेट x1 इक्वल टू 0, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देन x2 कितना आ जाएगा, 6x1 0 हो जाएगा, आएगा प्लस का 4x2 इक्वल टू 24, तो x2 इक्वल टू 24/4, तो दैट इज x2 इक्वल टू 6। तो आपके पास जो पॉइंट आ जाएगा वो हो जाएगा 0,6। ये हो गया 0,6। अगेन फिर हम एक बार x1 0 रखें, अब हम दूसरी बार x2 0 रखेंगे। अगेन लेट x2 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, देन अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 0 रखेंगे तो हमारे पास ये 4x2 का पार्ट 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 6x1 इक्वल टू 24, तो x1 इक्वल टू आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 6, तो इट मीन्स x1 इक्वल टू 4, ठीक। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x1 पहले आएगा, तो दैट इज 4,0। अब ये 2 पॉइंट आ गए हमारे, एक इक्वेशन थी हमारे पास कौन सी, 6x1 plus 4x2 इक्वल टू 24, उससे हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब देखिए इस ग्राफ में जो सबसे पहला हमने खींचा है, पहले तो यहां पर देख लीजिए, वी कैन डिटरमाइन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट बाय फर्स्ट सेटिंग x1 इक्वल टू 0 to obtain x2 equal to 24/4 that is equal to 6, and then setting x2 equal to 0 to obtain x1 equal to 24/6 that is 4. Thus the line passes through the 2 points. अब जो हमने ये 2 पॉइंट निकाले हैं, अगर इन पॉइंट को मिलाया जाए तो ये एक लाइन बनेगी, और वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही होंगी, ये 2 पॉइंट से। कौन कौन से, 0,6 और 4,0 एज शोन बाय लाइन 1 इन फिगर 2.1। तो अब हम देखते हैं, ये रही जो लाइन 1 देखिए, ये बनी है, ये 6 ये बना है, यहां से कट कर रही है, और यहां पर नीचे देखिए 4 पर, ये रहा 4, ये 4 वाला एरिया ये रहा, ठीक। ये मैंने पॉइंट को सेलेक्ट कर दिया, और 6 वाला एरिया देखिए ये रहा, ये आपका 6। तो ये पहले इक्वेशन की एक लाइन बन गई, पहले इक्वेशन की एक लाइन बन गई। अब ऐसे ही सिमिलरली आपको दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन क्या है, x1 plus 2x2 लेस देन इक्वल टू 6, x1 plus 2x2 लेस देन इक्वल टू 6। तो अब इसके पॉइंट देखिए क्या होंगे, एक बार x1 0 रखेंगे तो x2 बराबर आ जाएगा 3, तो आ जाएंगे इसके पॉइंट क्या, 0,3, 0,3। अब फिर जब x2 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर 6, तो 6,0, तो 0,3 और 6,0 देखिए कहां पर है, लाइन नंबर 2, देखिए ये है आपका 0,3। मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूं, ये पॉइंट ये रहा आपका 0,3 का पॉइंट, ये रहा, ठीक। अब आगे देखिए जो दूसरा पॉइंट कौन सा है, 6,0, तो 6,0 का पॉइंट कौन सा रहा, ये रहा, ये रहा 6,0 का पॉइंट।
तो ये दूसरी लाइन इक्वेशन का लाइन हो गई, दूसरी इक्वेशन की लाइन हमारे पास ये हो गई। सिमिलरली जैसे हमने इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करके किया था, हमने दूसरी इक्वेशन को भी ऐसे ही लाइन में ड्रॉ कर लिया। अब तीसरे में देखते हैं। तीसरे में जब हम x1 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1। जब हम x1 रखेंगे तो 1, लेकिन जब हम x2 रखेंगे, जब हम x2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास -1 आएगा। अब यहां पर एक चीज देखिए, जो थर्ड इक्वेशन है, जो थर्ड इक्वेशन है ये वाली, when x1 equal to 0 in the third, हम करते हैं let x1 equal to 0, तो हमारे पास आ जाएगा x2 equal to 1। ठीक, तब हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएंगे, पॉइंट होगा हमारे पास 0,1 का, 0,1। लेकिन अब जैसे ही हम x2 0 रखेंगे, अगेन x2 इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1। x1 इक्वल टू -1। लेकिन हमने ऑलरेडी ये कहा है कि हमारे पास x1 या x2 की वैल्यू नहीं हो सकती है माइनस में। हमने कहा है कि x1 या x2 की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका मतलब कि हम केवल इस पॉइंट से जाते हुए एक लाइन खींच देंगे, केवल प्लस वाले पॉइंट से। जो तीसरा है, तीसरे देखिए, तीसरे का हमने कहीं भी एक ऐसा पॉइंट नहीं बनाया जहां पर वो कट कर रहा हो, वो केवल जहां पर हमारे पास 0,1 है हमने वहीं पर उसको कर दिया है बस। इसके अलावा हमने इसको किसी दूसरी लाइन पर टच नहीं करवाया है। दूसरी लाइन का मतलब एक्सेस पर। अब अगर एक आइडिया लगाना हो ये इस तरह से कैसे जाएगी, तो आप जो इसका पीछे माइनस बनाया था वहां से मिला करके बस इसको पॉजिटिव साइड वाला ले लीजिए, इसको पॉजिटिव साइड वाला ले लीजिए। अब देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे हमारे पास ये आया था -1, ठीक, -1 कहां पर आया था, मान लीजिए यहां पर आया ये -1, और जो +1 आया था वो +1 कहां पर आया था, वो आया था मान लीजिए यहां पर। ये हो गया आपका +1, ठीक। अब आपको जो लाइन खींचनी है वो एक तो जो लाइन इसके हिसाब से बनेगी वो तो ऐसी ऐसी बनेगी, जहां पर हमको लेकिन माइनस में वैल्यू चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन को ऐसे खींचेंगे, ये लाइन खींचेंगे, ठीक, इस तरह से लाइन खींचेंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये माइनस वाले एरिया को हटा देंगे, ये माइनस वाले एरिया को हटा देंगे तो हमारे पास इतनी लाइन बच जाएगी, ये वाली लाइन होगी। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, ये जो तीसरी लाइन खींची है केवल उसी तरह से खींची, केवल पॉजिटिव वाला पार्ट लिया है। इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए, जब कभी भी आप ग्राफ बनाइए तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि जो नॉन निगेटिविटी कांस्टेंट है उसको आप हमेशा फॉलो करेंगे। मैं अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट में, ठीक। तो ये हो गया आपका इसका थर्ड इक्वेशन की, जो थर्ड इनइक्वालिटी है उसकी लाइन हो गई ये, जिसमें 3 नंबर लिखा है। अब जो चौथी है उसमें x2 इज लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है। जो चौथी लाइन है उसमें लिखा है x2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू है ही नहीं, x1 की वैल्यू है ही नहीं, केवल हम इसको क्या करेंगे x2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कि सीधा सीधा हम केवल एक ही पॉइंट रखेंगे x2 इक्वल टू 0। तो जब हम x2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x2 हमारा क्या y एक्सिस में जाएगा। अब 2 पॉइंट पर कर दीजिए, x2 इक्वल टू 0 है तो 2 कहाँ, मान लीजिए ये यहां पर आ गया, ठीक, ये पॉइंट आ गया जहां पर मैंने ये आपको एक छोटी सी लाइन ये दिख रही है। अब इसके अलावा तो कोई पॉइंट है नहीं, तो जब ऐसा इक्वेशन होता है तो इसका मतलब कि अब ये पॉइंट x1 एक्सिस के पैरेलल जाएगा। x1 एक्सिस के पैरेलल का मतलब ये जाएगा ऐसे, ये रहा आपका x2 इक्वल टू 2 पर, ठीक। तो यहां पर देखिए इस डायग्राम में
ये जो आपकी लाइन गई है चौथी, ये 2 से x1 के पैरेलल ये गई, तो ये हो गई आपकी कौन सी, चौथे इक्वेशन की लाइन। अब हमें चूंकि निकालना है चारों लाइन से बाउंडेड रीजन, चारों लाइन से बाउंडेड रीजन, तो देखिए कौन सा आएगा जो सबसे, ये देखिए ए बी सी डी ई, जहां पर ये पूरा डार्क डार्क पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं, रंगा हुआ, कलर हुआ, ये वाला पॉइंट आपका है पूरा फीजिबल रीजन, ये आपका जो रीजन आएगा। क्यों? अब हमें जो लेस देन इक्वल टू साइन है, जो ये लेस देन इक्वल टू साइन है, हमें केवल उसके अंदर का, लेस देन का मतलब होता है हमें उसके केवल अंदर का रीजन लेना है। देखिए, feasible half space, otherwise the other side is, the use of the reference point 0,0 is illustrated with the constant 6x1 plus 4x2 less than equal to 24। अब पहले हम जो हमारे पास ये फिजिबल रीजन है हम उसमें जरा देख लेते हैं। हम पहले 0,0 रखते हैं तो देखते हैं वो 24 से कम होता है नहीं, तो 6 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, x1 की 0 वैल्यू और x2 की भी 0, तो दैट इज आएगा कितना, 0 टोटल। तो ये 24 से कम है, बिल्कुल कम है। तो इट मींस द हाफ स्पेस रिप्रेजेंटिंग द इनइक्वालिटी इंक्लूड्स द ऑरिजिन। इसका मतलब कि जो आपका फिजिबल रीजन आधा स्पेस है वो आपके इस अंदर वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फिजिबल रीजन है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द हाफ स्पेस रिप्रेजेंटिंग द इनइक्वालिटी इंक्लूड्स द ऑरिजिन। अब वो पूरा उस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ओरिजिन भी इंक्लूड है, ओरिजिन भी इंक्लूड है, ठीक है ना। ये देखिए, ये सारा का सारा एरिया, ये सारा का सारा एरिया आपका आएगा इसमें। अब यहां पर देखिए, नेक्स्ट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द इनइक्वालिटी, ऑल इट डज इट डिवाइड द x1, x2 a plane into two half space, one of each side of the graph line. Only one of these two halves satisfy the inequality। अब देखिए, कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये लाइन बनी है, जो हमारे पास ये लाइन बनी है, ये एक इस तरफ का एरिया हो गया राइट साइड का और एक हो गया लेफ्ट साइड का एरिया। एक एरिया है हमारा राइट साइड का और एक है लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड ऐसा कौन सा एरिया है, राइट साइड में देखिए कोई भी एरिया ऐसा नहीं होगा जो इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करे, केवल आपके लेफ्ट साइड का ही एरिया है जो इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ये सिंबल लगा है लेस देन इक्वल टू का, इस वजह से। अब अगर यही कहीं ग्रेटर देन का लगा होता, आगे एक एग्जांपल हम और करेंगे उसमें आपको ग्रेटर देन का लेना होगा, तो उसमें फिर वो आपका राइट साइड का हो जाता फिर वो, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये लेफ्ट साइड का एरिया आपका पूरा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो हमने यहाँ पर लिया, इसका मतलब कि जितने भी इक्वेशंस हैं हमारे वो सब लेफ्ट साइड के एरिया में ही रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ it is convenient computationally to select 0,0 as the reference point unless the lines happen to pass through the origin, in which case any other point can be used। अब अगर हम 0,0 का रेफरेंस पॉइंट लें, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मान लें कि ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सारी कंडीशन जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं उसको सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा भी और कई पॉइंट हो गए, उसको हम देखते हैं जरा। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फीजिबल रीजन आया है, फीजिबल रीजन हम थोड़ा उसको अलग कर देते हैं। ये फीजिबल रीजन यहाँ पर पहले पॉइंट वाइज देख लीजिए, मैं इसको पूरा अलग कर रहा हूं। ए पॉइंट 0,0, बी पॉइंट 4,0, सी पॉइंट, हम सी पॉइंट जो दो लाइनों का कैलकुलेशन है उसको करके निकालेंगे। याद रखिएगा ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। डी पॉइंट जो 2 और 4 इक्वेशन है उनका कट पॉइंट है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ई पॉइंट है, ई आपका तीसरे का और किसका, चौथे का इंटरसेक्शन है, तो आप उसको सॉल्व करके इस पॉइंट को निकाल लेंगे। एफ पॉइंट कितना है ये ऑलरेडी आपको पता है, कितना है 0,1। तो हमारे पास ये सारे पॉइंट हम निकाल लेंगे। वी विल फाइंड आउट ऑल दीज पॉइंट्स, हम इन सारे पॉइंट्स को निकाल लेंगे। पॉइंट्स निकालने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया है कैसे। अगर हमें ये सी पॉइंट निकालना है तो ये दो लाइनें कौन कौन सी हैं, एक तो 6 वाली है और एक ये वाली है।
तो दोनों को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो x1 x2 की वैल्यू आएंगी वो सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको सेटिस्फाई करवाना है, हमें इसको सेटिस्फाई करवाना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि 6,0 जो 6,0 कहां पर है, 6,0 ये रहा आपका, ये रहा आपका 6,0। अब ये देखिए क्या इसमें कितना आ रहा है जब 6,0 रखेंगे। देखिए जब 6,0 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज 36 विच इज लार्जर देन इट्स राइट हैंड साइड दैट इज 24। अब अगर हम जो हमारे पास 6x1 प्लस 4x2 है, 6x1 प्लस 4x2 में 6,0 रखेंगे, कौन सा पॉइंट, पॉइंट है हमारे पास ए ये वाला, तो हमारे पास ये इस जो वैल्यू दी है कौन सा, ये कंडीशन, इसकी वैल्यू आ रही है कितनी 36, लेकिन हमारे पास होना चाहिए कितना 24 या उससे कम, 24 या इससे कम। तो इसका मतलब कि ये पॉइंट तो बिल्कुल नहीं होगा, ये पॉइंट तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही हम और भी पॉइंट ले सकते हैं जो बाहर के हैं। नाउ application of the reference point procedure to all the constants of the model produces the constant shown in figure 2.1 verify। आप चाहे तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो हमारे पास जो फीजिबल रीजन का बाउंड्री एरिया निकल के आया है वो आपको मैंने बता दिया। अब मैं इसको थोड़ा अलग कर रहा हूं, मैं इसको अलग कर रहा हूं कैसे, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑप्टिमम पॉइंट, जो मेरे पास ऑप्टिमम पॉइंट है मैं उसका डिटर्मिनेशन कर रहा हूं। कैसे करें हम इसको, देखिए the feasible space in 2.1 is delineated by the line segments joining the points। मैंने जितने भी पॉइंट्स हैं उनको जोड़ दिया है, कौन कौन से, ए बी सी डी ई एंड एफ। एनी पॉइंट विद इन और ऑन द बाउंड्री ऑफ द स्पेस ए बी सी डी इज द फीजिबल। जो ये एरिया है, यहां पर अभी मैं ग्राफ दिखा रहा हूं, ये रहा, देखिए ए बी सी डी ई और एफ। अब मैं थोड़ा इसको अलग करता हूं, वो सारा एरिया जो इस रीजन लाइनें बनी हुई हैं इस एरिया के, जो पूरा डार्क है, इस बाउंड्री के अंदर का सारा रीजन आपका फीजिबल। इसके अंदर बहुत ढेर सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन ये हमें क्या करना है कि वो कंडीशन को निकालना है कि किसमें ऑप्टिमम है। तो ऑप्टिमम कहां पर होगा, बाउंड्री पर ही होगा। ऑप्टिमम कहां पर होगा, बाउंड्री पर। क्यों, एनी पॉइंट विद इन और ऑन द बाउंड्री ऑफ द स्पेस ए बी सी डी ई एफ इज फीजिबल because the feasible space A B C D E F consist of an infinite number of points। इसके अंदर जाने कितने नंबर हैं, we need a systematic procedure to identify the optimum procedure। अब हमें एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर चाहिए जिससे हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन को पा सकें। कैसे, the determination of the optimum solution requires identifying the direction in which the profit function that is, अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, z equal to 5x1 plus 4x2 इंक्रीजेस, इसको हमें मैक्सिमाइज करना था। तो किस पॉइंट पर ये z मैक्सिमम होगा वो हमें देखना है। अब देखिएगा व्हाट वी कैन डू सो बाय असाइनिंग आर्बिट्रेरी इंक्रीजिंग वैल्यू टू z। फॉर एग्जांपल यूजिंग z equal to 10, z equal to 15 would be equivalent to graphing the two lines 5x1 plus 4x2 equal to 10 and 5x1 plus 4x2 equal to 15। Thus the direction of increase in z is shown as figure 2.2। अब इसकी z की देखिए, अगर हम मान लीजिए z की वैल्यू 10 या 15 जो भी ले लेते हैं तो वो किस तरफ की ओर डायरेक्ट करेगा, किस तरफ की ओर डायरेक्ट करेगा हमें पता है। देखिए अब हम ये ग्राफ देख रहे हैं, हम ये ग्राफ देख रहे हैं, यहां से हम मान लीजिए 0 0 सबसे पहले पॉइंट है, हम इससे अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, ये जो हमारी बाउंड्री बनी है, इस बाउंड्री के अंदर
तो आप इसके अंदर के कोई भी पॉइंट रखेंगे तो क्या वो सबसे ज्यादा होगा? नहीं, सबसे ज्यादा कहां पर होगा? इस बाउंड्री पर, पूरी इस बाउंड्री पर। तो कहां पर हो सकता है? या तो बी पर होगा, या तो सी पर होगा, या तो डी पर होगा, या तो ई पर होगा, या तो एफ पर होगा। ठीक है ना, 0,0 पर तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास कौन कौन से पॉइंट बचते हैं? बी, सी, डी, ई और एफ, ये पॉइंट बचते हैं जहां आपका जो है मैक्सिमम होगा। तो बस आपको यही पॉइंट रखने हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए, और जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो आपका पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट आपका निकालना मैं बता चुका हूं, तो कैसे करेंगे नाउ देखिए। एंड thus the direction of increasing z is shown at figure 2.1. The optimum solution occurs at c. जो c है उस पॉइंट पर आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है, which is the point in the solution space beyond which any further increase will put j outside the boundary of a b c d e f। मतलब कि c एक ऐसा पॉइंट है। इक्वेशन कौन कौन से? दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर दें। मैंने बताया था अभी 6x1 + 4x2 = 24, x1 + 2x2 = 6। तो एक x1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और एक x2 की वैल्यू आ जाएगी 15। कैसे? अगर आपको पता हो तो ठीक, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं। हमारे पास है 6x1, देखते हैं कॉपी करें आप, पता है कि नहीं। मैंने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करें जरा, नहीं आ रहा, और इसको नीचे यहाँ पर लाते हैं। नहीं आ रहा, चलिए ठीक। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 6x1 + 4x2 = 24। ये मैंने लिखा 6x1 + 4x2 = 24। अगला है अपने पास द इक्वेशन x1 + 2x2 = 6, x1 + 2x2 = 6। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ऐसे कभी क्या करें, नीचे वाले में मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x1 और ये हो जाएगा 4x2 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना। ठीक, तो अब क्या होगा, कैसे? पहले वाले इक्वेशन में से हम दूसरे वाले को घटा दें तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा। अब हम इसको अगर घटा रहे हैं तो देखिए किस तरह से होगा। ये हो जाएगा कंट्रोल x और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ माइनस, और विद इन द ब्रैकेट इसको अंदर कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास सारा माइनस में हो जाएगा। तो इसके सारे सिंबल माइनस में हो जाएंगे, तो जो 4x1 है वो क्या हो जाएंगे, कट जाए, 4x2 कट जाएंगे। बचेगा कितना हमारे पास, 6x1 - 2x2। तो ये बचेगा हमारे पास 6x1 में से 2x2 चले गए, तो ये हो जाएगा 4x1। तो हो जाएगा हमारे पास 4। एटीन, ठीक है ना। x1 की वैल्यू मान लेते हैं कि हमने इक्वेशन एक में रखी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 + 4x2 = 24। ठीक, तो अब यहां से हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 6। तो दैट इज कितना आएगा, 1.5 हमारे पास आ जाएगा। तो वही हम इसको यहाँ पर
रख देंगे। देखिए हमारे पास ये क्या वैल्यू, x2 की वैल्यू 1.5 और x1 की वैल्यू 3 आ गई। तो जब हम z में इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 21। अब यहाँ पर 21 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दैट इज ये आ जाएगा 4x2 इक्वल टू 24 माइनस 18 इक्वल टू 6। अगली लाइन से आ जाएगा x2 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1.5। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था दैट इज z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2, हमारे पास 5x1 प्लस 4x2 जो z इक्वल टू था, हम उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। वी विल पुट दिस वैल्यू इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारे पास जो ऑप्टिमम पॉइंट है, अब देखिए x1 इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हमारे पास जो ऑप्टिमम पॉइंट आया है, एक हमारे पास ये आया है और एक दूसरा पॉइंट और आया है, मैं उसको भी लिख देता हूँ दैट इज 1.5। एक हमारे पास जो पॉइंट आया है वो ये है, ठीक। तो अब हमारे पास ये दो पॉइंट हैं, हमारे पास ये दो पॉइंट हैं, x1 इक्वल टू 3 और x2 इक्वल टू 1.5। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है, 5x1 प्लस 4x2, 5x1 और प्लस 4x2। इसका मीन्स z इक्वल टू हमारे पास है z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2, ठीक। तो अब हम ये वाली x1 और x2 की वैल्यू z में रख देंगे। तो z बराबर हम जब रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास z बराबर आ जाएगा जब रखेंगे तो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट z इक्वल टू कितना, 5 इंटू x1, x1 कितना है 3, मैंने यहाँ पर रख दिया 3, ठीक। इसके बाद प्लस दैट इज प्लस 4x2, 4 इंटू 1.5, तो कितना आ जाएगा देखिए। अगला z इक्वल टू आ जाएगा आपका, z इक्वल टू 5 इंटू 3 15 प्लस 4 इंटू 1.5 6 दैट इज इक्वल टू 21। तो ये रहा आपका z की वैल्यू, ठीक। तो ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया। तो अगर आपका मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्शन है या जो भी एसोसिएशन है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्राफिकल सॉल्यूशन। आपके सिलेबस का एक ये पॉइंट आपका कवर हो गया है। अब इसी का मिनिमाइजेशन केस और है, तो इसको बस देख लीजिए कि मिनिमाइजेशन में इसको कैसे करेंगे आप। ये आपका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया, ठीक। नाउ ये है, देखिए वो पॉइंट निकले। ए के पॉइंट 0,0, बी के पॉइंट 4,0, जिसमें से जब ए की वैल्यू रखेंगे कोऑर्डिनेट तो जेड की वैल्यू 0, जब बी रखेंगे जेड की वैल्यू 20, जब सी रखेंगे 3,1.5 तो वैल्यू आएगी 21, जब डी रखेंगे 2,2 तो वैल्यू आएगी 18, जब ई रखेंगे 1,2 वैल्यू आएगी 13, जब एफ रखेंगे 0,1 तो वैल्यू आएगी 4। सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है, सी पर। और हमें क्या करना था, सबसे मैक्सिमम ही निकालना था, हमें अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को तो हम इसको जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सेलेक्ट कर लेंगे 21। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि मैक्सिमाइज फंक्शन था। तो मैक्सिमाइज फंक्शन में जो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। जो एलपी में जो हम ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते हैं तो उससे ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यही सेम प्रोसेस अब हम एक एग्जांपल ले मिनिमाइजेशन का करेंगे। हम एक केस लेते हैं डाइट प्रॉब्लम, ठीक। मेरे ख्याल से टाइम हो गया,
तो इसको हम डाइट प्रॉब्लम वाले को ये कल कर लेंगे। ये इक्वेशन दिया हुआ है डाइट प्रॉब्लम का क्या, ओजार्ड फॉर्म्स 800 pound of special feed daily. The special feed is a mixture of corn and soybean meal with the following composition. ये composition दिया हुआ है। The dietary requirements of the special feed are at least 30% protein and at most 5% fiber. Ozark forms wishes to determine the daily minimum cost feed mix. ठीक, because the feed mix consists of corn and soybean meal, the decision variable of the model are defined as, आपको क्या है कि इसमें आपको ये निकालना है कि हमारे पास कितना कॉर्न यूज हुआ है और कितना सोयाबीन यूज हुआ है, जिसमें से इतनी प्रोटीन और इतना हमारे पास फाइबर की कंडीशन में, प्रोटीन और फाइबर की कंडीशन में हमें ये निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल मिनिमाइजेशन, जहां पर इसमें क्या था, अब यहाँ पर कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। यहाँ पर देखिए, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सीक्स टू मिनिमाइज द टोटल डेली कॉस्ट, टोटल डेली कॉस्ट ऑफ द फीड मिक्स एज इज एक्सप्लेन। हमारे पास क्या है, केवल उसको ऑब्जेक्टिव है जो कॉस्ट को मिनिमाइज करना। मैंने पहले भी बताया था कि अगर प्रॉफिट होगा तो उसको मैक्सिमाइज करेंगे और अगर कॉस्ट होगी तो उसको मिनिमाइज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉस्ट निकालनी है, हमें अपनी डेली कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। देखिए किस तरह से मिनिमाइज करेंगे। हमारे पास जो डेली खर्चा कितना आ रहा है पर उसमें सोयाबीन और उसमें देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, ये रखा है। कॉर्न में आ रहा है हमारे पास 0.3 पाउंड का, 0.3 पर पाउंड। सोयाबीन में आ रहा है 0.9 पर पाउंड। ये कॉस्ट है, तो मतलब हमें इसको लेस करना है, ठीक है ना, इसको लेस करना है। तो मान लीजिए हमने कॉर्न इस्तेमाल किया है x1 पाउंड और हमने जो सोयाबीन इस्तेमाल किया है x2 पाउंड। तो जो टोटल कॉर्न की कॉस्ट होगी वो होगी 0.3x1 और जो सोयाबीन की कॉस्ट होगी वो होगी 0.9x2। अब हमें इसको मिनिमाइज करना है, तो हम लिख देंगे मिनिमाइज z इक्वल टू 0.3x1 प्लस 0.9x2, हमने ये लिख दिया। ठीक, अब कह रहे हैं कि हमें जो प्रोटीन और फाइबर इस्तेमाल होगा वो इतना इतना, कॉर्न में कितना और सोयाबीन में कितना। तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव कांस्टेंट। तो सब्जेक्टिव कांस्टेंट में कैसे बनेगा, जो टोटल इस्तेमाल कर सकते हैं ओजेक फॉर्म कितना है, वो है आपका 800 पाउंड। तो दोनों मिला करके सोयाबीन और कॉर्न कितना हो गया, 800, या उस मिनिमम है कम से कम 800 पाउंड। तो अब चूंकि यहाँ पर एटलीस्ट ये शब्द दिया हुआ है, मैंने उस दिन बताया था ना, देखिए यहाँ पर एटलीस्ट दिया हुआ है। जब एटलीस्ट दिया हुआ है तो कम से कम 800 पाउंड तो होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो अगर हम सोयाबीन और इसको कॉर्न को मिला दें तो 800 या 800 से ज़्यादा, तो देखिए इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन इक्वल टू 800 या 800 से ज़्यादा। इस सिंबल का मतलब है दिस इक्वल टू और मोर। ठीक, ये हमारे पास कंडीशन हो गई इसकी। ठीक, the constants of the model reflect the daily amount needed and the dietary requirements. Because Ozark farms need at least 800 pound of feed a day, the associated contest can be expressed as, वो उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ जैसे प्रोटीन का डाइटरी है, अब प्रोटीन के लिए हम निकाल लेंगे और फिर आगे फाइबर के लिए, और दोनों को निकाल करके हम फिर सॉल्व कर देंगे। तो अगर हो सका तो हम फिर इसको कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी टाइम है। अब अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो I think there is no query. So today's class is over. We are winding up today's class. अब फिर अगले टाइम देंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिंपलेस्ट मेथड, सिंपलेस्ट मेथड के साथ। और जिन लोगों ने अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, जरा नाम लिख दीजिए। Candidates who have not written their name in the chat box, please write down your name for the attendance. Let us see the मंतसा, आप अपना नाम लिख दीजिए।
चैट बॉक्स में। मंतसा, आप भी अपना नाम लिख दीजिए बेटा। Sir, I have written. गुड। तो इट्स ओके, so it's over for today's. See you on next time. Thank you to all of you.